नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन यादव और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन का पेपर एनालिसिस। और ये पेपर 21 जैन 2021 को प्रथम सत्र में आयोजित किया गया है। और उसके जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे और विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। ओके, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 या फिर आरआरबी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे अवश्य देखें, क्योंकि रेलवे में इस प्रकार का टेंडेंसी होता है कि बहुत सारे प्रश्न पत्र रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप इसे देखते हैं तो निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप प्रश्न के ट्रेंड को समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन ले रहे हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा ये। ओके, तो चलिए डिस्कशन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग टॉप में, स्क्रीन के टॉप में देख रहे होइएगा टेस्ट डेट 21 जैन 2021, टेस्ट टाइम 10:30 AM to 12 PM है। ओके, तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए जीके जीएस के प्रश्न को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ 4 नंबर में जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1944, दैट मीन्स 1944। लेकिन मैं जो है इसका 1945 मार दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है समापन 1945 में हुआ था। लेकिन इसका सही जवाब 1944 होगा। ओके, और IBRD से संबंधित अन्य पहलू का अगर बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान समय में IBRD में सदस्य देशों की संख्या 189, दैट मीन्स 189 है। और इस बैंक का उद्देश्य मध्यम आय वाले विकासशील देशों को कर्ज उपलब्ध कराना है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध का बात किया जाए तो सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। और रिसेंटली जो है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को इसमें शामिल किया गया था। अगर टोटल अनुसूची का बात किया जाए तो कुल अनुसूची भारतीय संविधान में मौजूदा समय में 12 है, कुल भाग 25 है और अनुच्छेद का संख्या तकरीबन 450 के करीब है। और अगर मूल संविधान में बात किया जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, भाग 22 और अनुच्छेद 395 थे। मौजूदा समय में भी अनुच्छेद क्रमांक से तो 1 से लेकर 395 तक ही है, लेकिन बहुत सारे अनुच्छेद में जो होता है कि बाद में ऐड किया जाता है, जैसे 21 का क, इसी प्रकार से बहुत सारे अनुच्छेद में जो है ABCD करके जोड़ा गया है। तो इस वजह से टोटल अनुच्छेदों का संख्या 450 के करीब हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? इसका सही जवाब है यकृत। यकृत यानी लीवर। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 से 2 यानी 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो NSE का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और अगर आपसे पूछे कि मुंबई में किस मार्ग पे अवस्थित है NSE का मुख्यालय, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, दलाल स्ट्रीट पे अवस्थित है NSE। और 2021 में ही एक अन्य शिफ्ट में मेरे एक साथी से इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि NSE का मुख्यालय किस मार्ग पे अवस्थित है मुंबई में, तो दलाल स्ट्रीट, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और अगर NSE से संबंधित अन्य प्रश्न का बात किया जाए तो NSE का स्थापना 1992 यानी 1992 में हुआ था। और मौजूदा समय में इसका MD और CEO विक्रम लिमाय जी है। विक्रम लिमाय MD CEO
ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे भी ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है गीतांजलि। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1914 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और टोटल भारतीय का संख्या का अगर बात करें तो कुल 10 भारतीयों को अभी तक जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और मोस्ट रिसेंटली जो है अभिजीत बनर्जी जी को, जो कि इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में 2019 में उसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही साथ अभिजीत बनर्जी की वाइफ यानी पत्नी एस्टर डुफ्लो, जो कि फ्रांस की रहने वाली है, उनको भी उसी के साथ में 2019 में ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इससे पहले 2014 में शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जी को अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये भी रिसेंट है, तो इसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन में उर्दू, जापानी, चीनी और हिंदी है। तो 3 नंबर ऑप्शन चीनी होगा इसका सही जवाब। और चीनी के अलावे भी 5 अन्य भाषा है, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। फिर से बोल रहा हूँ, पहला चाइनीज, दूसरा अरबी, उसके बाद अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। कुल 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में यूएन में जो है शामिल किया गया है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, उसके बाद चाइनीज है और भारतीय भाषा हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हाल ही में 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाए थे। और अगर विश्व हिंदी दिवस का बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस का परिवहन करती है? तो बिग इंच पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करती है और अमेरिका में इसका जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था बिग इंच पाइपलाइन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट विल से था। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। अगर इल्बर्ट विल का बात किया जाए तो इल्बर्ट विल 1883 में लाया गया था। इसके अंतर्गत जो है भारतीय जजों को यूरोपियंस का यानी यूरोप के व्यक्तियों का जो है मुकदमा पे सुनवाई का अधिकार दिया गया था, लेकिन यूरोपियंस के विरोधों के बाद जो है इस बिल को वापस ले लिया गया था और विवादास्पद रहा था उस समय में ये। और अगर लॉर्ड रिपन जी के वायसराय का कार्यकाल का बात करें तो 1880 से 1884 इसका वायसराय का कार्यकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखता हूं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका था? तो अलाउद्दीन खिलजी जी अलाई मीनार बनवाए थे, हालांकि इसकी मृत्यु के बाद इसका जो है कार्य को पूर्ण किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दूं अलाई मीनार जो है कुतुब मीनार परिसर का ही भाग है और कुतुब मीनार परिसर और इसके मोन्यूमेंट्स को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मौजूदा समय में सितंबर में जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक जो है विश्व विरासत स्थल का संख्या भारत में टोटल 40 हो गया है। और इससे पहले 38 था, लेकिन हाल ही में रामप्पा मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है और उसके बाद धोलावीरा जो कि हड़प्पा कालीन शहर है गुजरात में अवस्थित, इन दोनों को शामिल किया गया है और भारत में विश्व विरासत स्थलों का संख्या बढ़कर 40 हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखता हूं अगला क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। जिस प्रकार से ताजमहल
सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। उसी प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल भी सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और ये कोलकाता में अवस्थित है। और इसका निर्माण जो है 1906 से 1921 के दौरान किया गया था और ये 1921 में बन के तैयार हुआ था और अभी 2021 चल रहा है। इस प्रकार से इसका जो है 100 साल पूरे हो गए हैं। तो इसे इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किस इमारत को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों को इस तरह से भी प्रश्न को याद रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र यानी ब्रिटिश क्राउन को किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी? तो 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शक्ति को छीन के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, क्योंकि 1857 में महान विद्रोह हुआ था, जिसके बाद से जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था और ये शासन को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को शिफ्ट कर दिया गया था। और बता दूं कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन जो है गवर्नर जनरल थे, लेकिन उसके बाद जो है वायसराय पद का सृजन किया गया था और इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने थे 1857 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS DOS, मिंट, उबंटू, ये तीन ऊपर वाला तीन ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जावा जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ना है, बल्कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, सॉरी। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन था। MS DOS, मिंट, उबंटू के अलावा भी एंड्रॉयड ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही है जवाब इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तो 1790 से 92 के दौरान जो है थर्ड मैसूर युद्ध लड़ा गया था और इसमें जो है टीपू सुल्तान जी को अपमानजनक श्रीरंगपट्टनम का संधि करना पड़ा था और इसी संधि के माध्यम से इस युद्ध का जो है समापन हुआ था। अगर अन्य तीन आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए, तृतीय मैसूर युद्ध यानी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध से आशा तृतीय मैसूर युद्ध का है, उसी को जो है आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोला जाता है और डायरेक्ट तृतीय मैसूर युद्ध भी बोला जाता है। तो अगर अन्य तीन मैसूर युद्ध का बात करें तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था, दूसरा 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था, तीसरा 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था और चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था और इसमें जो है टीपू सुल्तान मारे गए थे और इस प्रकार से आंग्ल मैसूर युद्ध का श्रृंखला का समापन 1799 में हो गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? ऑप्शन में है चालुक्य वंश, ओडियार वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है 2 नंबर ऑप्शन ओडियार नहीं, बल्कि इसके इंग्लिश वर्जन को फॉलो करना है, वाडियार। ओडियार नहीं होता बल्कि वाडियार होता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, वाडियार होगा और सही जवाब इसका होगा 2 नंबर वाडियार वंश। वाडियार वंश का ही जो है आधिकारिक निवास मैसूर पैलेस था कर्नाटक में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा IRNSS-1I। यहाँ नेविगेशन उपग्रह पूछ रहा है, अगर आप IRNSS का फुल फॉर्म अगर जानते हैं तो सही जवाब दे पाते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म का बात किया जाए IRNSS का, तो इंडियन
रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसके फुल फॉर्म में ही नेविगेशन लगा हुआ है, तो इससे क्लियर हो पाता है कि यही जवाब होगा। और मैंने इसी आधार पे इसका सही जवाब दे पाया था। ओके, साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस सैटेलाइट का जो है लॉन्च अप्रैल 2018 में किया गया था, और परीक्षा का आयोजन 2021 में किया गया। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि 2-3 साल पहले वाला भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 साल पहले वाला को भी कुछ हद तक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन यानी 41वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है। तो अगर पहला राज्य का बात किया जाए तो राजस्थान है। और बता दें कि राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया गया था। और राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पंचायती राज संस्था को जो है लागू किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इन्वर्टर या सिमुलेटर? तो इसका सही जवाब है कंपाइलर। तो देख सकते हैं आप लोग कि कंप्यूटर से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी एक पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और यहाँ पूछ दिया गया है कि प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब कंपाइलर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी सुब्बाराव, विमल जलान। तो यहाँ के कस्तूरी रंगन जी आरबीआई के गवर्नर कभी नहीं रहे हैं, बल्कि ये जो है इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। और 2020-21 में इसका चर्चा इसलिए था क्योंकि नई भारतीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया गया है, और उसका जो है सिफारिश कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा ही किया गया था, तो इसलिए ये चर्चा में थे। और आप लोगों को याद रखना है कि के कस्तूरी रंगन जी आरबीआई के गवर्नर नहीं थे, बल्कि इसरो के चेयरमैन रह चुके थे। और अन्य 3 ऑप्शन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी सुब्बाराव, विमल जलान, ये तीनों का तीनों आरबीआई का गवर्नर रह चुके हैं। और यहाँ मनमोहन सिंह जी को आप लोगों को जो है ज़्यादा नोटिस करना है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं ये, और उससे पहले जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 2016 में इससे संबंधित ही एक अन्य प्रश्न पूछे गए थे कि इनमें से किस प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर भारतीय नोटों पे देखा जा सकता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर भारतीय नोट पे होता है, और मनमोहन सिंह जी पहले गवर्नर रह चुके थे, इसलिए मनमोहन सिंह जी का जो है सिग्नेचर भारतीय नोटों पे देखा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है, यूएन के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन में ट्रेगवेली, कोफी अन्नान, यूथाउंट, डेग हैमरसोल्ट। यहाँ पे आपको बता दूं कि सब का सब यूएन के महासचिव रह चुके हैं, लेकिन पहले महासचिव यूएन के ट्रिगवेली थे, ट्रैगवेली, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ओके, और वर्तमान समय में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ये जो है 1 जनवरी 2017 से जो है महासचिव के पद पे है, और हाल ही में इसको जो है दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना गया है। और इसका जो है क्रम एंटोनियो गुटरेस का 9वां है, और ये जो है 90वें महासचिव है। तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन हो गया। एंटोनियो गुटरेस जो है वर्तमान में यूएन के महासचिव हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और यूएन के महासचिव बनने से पूर्व वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ओके, और यहाँ पे अन्य 3 ऑप्शन कोफी अन्नान, यूथाउंट, डेग हैमरसोल्ट, ये लोग भी महासचिव रह चुके हैं। और यहाँ 4 नंबर में जो आप लोग को दिख रहा है डेग हैमरसोल्ट, ये जो है इसको जो है 1962 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभी तक में केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
एक है एरी एक्सेल कार्ल फल्डट और दूसरा है डैग हैमरसॉल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट था तो आपको बता दिए, आप लोग इसे भी आप एक रफ पेज पे नोट कर लें जिससे कि आप इसको याद रख पाएँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है 2 अप्रैल, 2 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 मार्च। यहाँ पे 2 दिसंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, चूँकि 1984 में 2 और 3 दिसंबर के रात में, यानी 2 दिसंबर के बाद वाले रात में और 3 दिसंबर से पहले वाले रात में, यानी 2-3 दिसंबर के बीच वाले रात में 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें कि मिसाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हो गया था, जिससे कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। और उसी के जो है याद में, मारे गए लोगों की याद में जो है 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाने का निर्णय किया गया है और 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 39 नहीं बल्कि 49 नंबर, 49th क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना को शुरुआत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना को शुरुआत किया गया था और 1951 से 1956 तक ये योजना चला था। और भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं अभी तक, और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चला। और नीति आयोग आने के बाद पंचवर्षीय योजना की संकल्पना को खत्म कर दिया गया है। ओके, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 था, उसका थीम फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखता हूँ अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से 50 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। अगर आप थक गए हैं तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप सांस ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए फिर से शुरू करते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 2018 में कहाँ से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था? तो ये देहरादून सही जवाब है इसका। 2018 में जो है देहरादून से उड़ान भरकर जो है IGI नई दिल्ली में विमान का लैंडिंग हुआ था, जो कि भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन में है धौलागिरी, K2, माउंट एवरेस्ट और मकालू। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में अवस्थित है और इसका ऊंचाई 8848 मीटर यानी 8848 मीटर है। और इसके बाद जो है K2 का स्थान आता है। K2 जो है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है और ये जो है भारत के हिस्से में है और मौजूदा समय में पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है और पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। और K2 का ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। ओके, साथ ही साथ आपको बता दें कि K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पे अन्य 2 चोटी का नाम है धौलागिरी और मकालू, इसे भी हम लोग को देखना है। धौलागिरी का बात करें तो धौलागिरी जो है नेपाल में अवस्थित है और इसका ऊंचाई 81 से 67 मीटर है। और मकालू जो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर अवस्थित है और इसका भी ऊंचाई जो है 84 से 85 मीटर है। ओके, चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। धौलागिरी नेपाल में अवस्थित है, K2 जो है भारत के पाक अधिकृत कश्मीर इलाके में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू जो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। और सबसे ऊंचा जो है चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसका ऊंचाई 88 से 48 मीटर है। K2 का ऊंचाई जो है 86 से 11 मीटर है। धौलागिरी का ऊंचाई 81 से 67 मीटर है और मकालू का ऊंचाई 84 से 85 मीटर है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखता हूँ अगला क्वेश्चन को। यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो आप लोगों को पता होगा कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का ही जो है परिणाम था कि हमारे देश भारत का जो है विभाजन हुआ था, और जिसके परि परिणाम स्वरूप जो है भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और एक दुखद परिदृश्य का निर्माण हुआ था। उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे। ओके, तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का ही एक हिस्सा था, प्रोविजन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन यानी 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। तो कुटीर उद्योग इसका सही जवाब हो जाएगा। कुटीर उद्योग में जो है माल का उत्पादन उत्पादक के घर में ही होता है। अगर मौजूदा समय में कुटीर उद्योग का प्रचलित परिभाषा की बात करें तो सामान्यतः कुटीर कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के कारक सरकार के हाथों में होते हैं, और मौजूदा समय में चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था का संकल्पना लागू है। और पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जैसे देशों में भी इसका संकल्पना था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे उसके विचारों से जो है प्रभावित हैं। और 3 नंबर ऑप्शन है साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के ही जो है पिक वाले स्थिति को, यानी जो है ये जब अपने पूरे चोटी पे पहुंच जाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो उसी को साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आशय जो है इसमें जो होता है इसमें जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्स धारणा होता है, इसी प्रकार कुछ होता है। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था, और भारतीय स्टेट बैंक को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और मौजूदा समय में दुनिया में इसका सबसे अधिक शाखा है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को नोट करना है। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछ दें कि किस बैंक का शाखा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो एसबीआई होगा उसका सही जवाब। ओके, साथ ही साथ आपको बता दें कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुआ था। और यहाँ राष्ट्रीयकरण का चर्चा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और यहाँ आप लोग को जो है कंफ्यूज होने का नहीं बनता है, क्योंकि 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बना दिया गया था। 10 राष्ट्रीयकृत बैंक को विलय करके 4 बैंक बना दिया गया था, इस वजह से राष्ट्रीयकृत बैंकों का संख्या घट के 12 हो गया है, और अभी जो है 12 राष्ट्रीयकृत बैंक ही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत के माध्यम से किस अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने को कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लोटिंग। इसका इलेक्ट्रोप्लोटिंग हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिंपल में इलेक्ट्रोप्लोटिंग का जो है परिभाषा ही पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला आप लोगों का नहीं है। और 10 मिनट में वीडियो ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में देशों में से किसने कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीता था? यहाँ भी आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर 2 साल पहले का पूछा है, 2021 में एग्जाम हुआ है और 2019 का जो है टूर्नामेंट के बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को 2 साल पहले वाला भी करंट अफेयर्स को याद रखना पड़ेगा। तो 2019 में जो है कोपा अमेरिका कप जो है ब्राज़ील के द्वारा जीता गया था, और हाल में 2021 का जो है कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 2021 में कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना जीता है। हो सकता है कि आगामी एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में कि कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोपा अमेरिका कप को जो है पहले साउथ अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था, और इसमें जो है अधिकतर दक्षिण अमेरिकी देश खेलते हैं, और साथ ही साथ कुछ एशियाई, यूरोपियंस और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री भी खेलते हैं जब इसको इनवाइटेशन यानी आमंत्रित किया जाता है खेलने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन को। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन है, यानी 69 नंबर क्वेश्चन है। किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी? यहाँ नाभिकीय प्रौद्योगिकी का चर्चा है, और होमी जहांगीर भाभा जी का ये स्टेटमेंट है। यहाँ सीधे स्टेटमेंट पूछ दिया गया है, तो इस स्टेटमेंट को आप लोगों को याद रखना है। दूसरा नंबर ऑप्शन है सर सीवी रमन, जो कि रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और मिसाइल मैन थे, महान व्यक्तित्व थे। 4 नंबर ऑप्शन जेसी बोस, ये भी महान व्यक्तित्व जिन्होंने कि क्रेस्कोग्राफ का खोज किए थे और बताए थे कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में ही जो है बताया गया है कि संघ का राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ROM जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो है एक साइंस से जो है एक डायरेक्ट परिभाषा पूछ दिया गया है। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या किस रूप में जानते हैं? तो अंतःसंयंदन। अंतःसंयंदन का यहाँ परिभाषा डायरेक्ट पूछ दिया गया है। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को अंतःसंयंदन कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, यानी पर्यावरण के दृष्टि से हानिकारक नहीं है? प्रदूषण के स्तर में वृद्धि तो निश्चित तौर से पर्यावरणीय चिंता है, और सभी लोगों का ये कोशिश रहना चाहिए कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ने से जो होता है पराबैंगनी किरणों का जो है पृथ्वी पे जो है ज़्यादा जो है पहुंच नहीं पाता है, और ओजोन परत के होने से पराबैंगनी किरण को जो है वहीं पे रोक लिया जाता है। तो ये जो है फायदेमंद होता है, चूँकि अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट मानव शरीर के त्वचा पे पड़े ज़्यादा अमाउंट में तो त्वचा कैंसर हो सकता है, और कुल मिला के खतरनाक होता है। तो यही इसका सही जवाब होगा कि ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरणीय चिंता नहीं है बल्कि पर्यावरण के लिए अच्छा बात है। अगर ओजोन परत बढ़े तो ये लाभप्रद होता है पर्यावरण के लिए। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक के उपयोग और उपभोग में वृद्धि। तो उपयोग और उपभोग में वृद्धि से जो है
ये खतरनाक ही है। ग्लोबल वार्मिंग भी खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग से समस्याएं हैं। तो 2 नंबर ही ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर में पूछा गया है, मानव में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो वृक्क में जो है नेफ्रॉन के द्वारा, वृक्क का इंग्लिश किडनी हुआ, किडनी में नेफ्रॉन के द्वारा जो है घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक को जो है हटाया जाता है। और किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, और किडनी में 10 लाखों के संख्या में करीब तकरीबन जो है नेफ्रॉन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में ही जो है लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसी में बहुत तरह के श्रेणी होते हैं, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड, इसी तरह के विभिन्न सारे कैटेगरी होते हैं, इसमें इसको विभाजित किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, 2023 की आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में भारत में जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होगा, और भारत में ये होगा, और ये 50 ओवर के फॉर्मेट पे खेले जाएंगे। और मौजूदा समय में जो है 2021 में जो है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है यूएई और ओमान में किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका भी जो है आयोजन भारत के द्वारा ही किया जा रहा है, भारत के मेजबानी में ही किया जा रहा है। लेकिन जगह जो है यूएई और ओमान है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसका मेजबानी भारत ही कर रहा है। कोरोना की वजह से भारत में आयोजन संभव नहीं हो पाया, तो इस वजह से यूएई और ओमान के स्टेडियम का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बीसीसीआई ही जो है इसका मेजबानी कर रहा है और सारे चीज़ को देख रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है धूसर क्रांति का संबंध। बहुत सारे क्रांति होते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में है कर्णावर्त, कोकेलिया, पक्षमाभी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, और 4 नंबर है पुतली यानी आइरिस। यहाँ पुतली, कॉर्निया और पक्षमाभी मांसपेशियां, ये तीनों का तीनों आँख का तो भाग है, लेकिन कर्णावर्त जो है आँख का नहीं बल्कि कान का भाग है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा कर्णावर्त, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? ये जो है मानचित्र से सवाल पूछे गए हैं। अगर मानचित्र का आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा बनाती है, लेकिन झारखंड जो कि बिहार के नीचे में अवस्थित है, यानी बिहार के दक्षिण में अवस्थित है, इसका सीमा नेपाल से नहीं लगता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद अब जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं है आगे, फिर भी देख लेता हूँ। ओके, इस प्रकार से ख़त्म हो रहा है ये श्रृंखला। आप लोगों को इसे पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी मैं करेंट अफेयर्स पे जो है कुछ वीडियो अपलोड किया हूं अपने चैनल पे, तो आप उसे भी अवश्य देखें। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और आने वाले दिनों में अन्य दूसरे शिफ्ट का भी जो है प्रश्न पत्र हम अपलोड करेंगे और उसका डिस्कशन कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।